नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अनअकैडमी के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं संविधान से संबंधित जो एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में संविधान से संबंधित जो पेपर है उसके संबंध में यहाँ पर चर्चा करूँगा। और यहाँ पर जो मैं टॉपिक उठा रहा हूँ ये सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट का जो टॉपिक है आज यहाँ पर मैं इसकी चर्चा करूँगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है जनहित याचिका या लोकहित वाद। तो इन वीडियोस के माध्यम से मैं पूरा जो आपका पॉलिटी का पेपर है, संविधान का जो पेपर है, संविधान से रिलेटेड जितनी भी यूनिट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो सभी क्लियर करूँगा विथ फ्रेमिंग, और किस प्रकार के इसमें प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को किस प्रकार से हमें उत्तर लिखना है ताकि हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। उसके माध्यम से मैं इन वीडियोस के माध्यम से आपके सभी जितने भी डाउट्स हैं संविधान से रिलेटेड उनको दूर करूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम जनहित याचिका या लोकहित वाद ले रहे हैं। तो इसको हम एक फ्रेमिंग के द्वारा समझेंगे कि किस किस प्रकार से या किस टाइप से इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि जैसे कि सबसे पहले हम इसमें भूमिका देखेंगे और इसमें समझेंगे कि जनहित याचिका होती क्या है, लोकहित वाद किसे कहा जाता है। फिर ये देखेंगे परंपरागत न्यायिक व्यवस्था से किस प्रकार से ये भिन्न है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि जनहित से जुड़े कौन कौन से मुद्दे हैं। फिर हम देखेंगे जनहित याचिका के लाभ क्या क्या हैं, क्या लाभ हैं जनहित याचिका के, इनको देखेंगे। और फिर देखेंगे कि भाई जनहित याचिका से संबंधित क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, है ना, ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो सबसे पहले भूमिका में हम आते हैं कि जनहित याचिका या लोकहित वाद होते क्या है। तो साहब 80 के दशक में इसका प्रारंभ माना जाता है। 80 के दशक से उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिकाओं या लोकहित वाद को प्रोत्साहित किया। जनहित याचिका ऐसी याचिका होती है जिससे किसी व्यक्ति का सीधा संबंध ना होते हुए भी बहुत बड़े समूह का या बहुत बड़े वर्ग का जिससे हित जुड़ा होता है, ऐसी याचिकाओं को जनहित याचिका कहा जाता है। जनहित तो जिससे बहुत बड़े जनता के वर्ग का हित जुड़ा हुआ हो, ऐसी याचिकाओं को जनहित याचिका कहा जाता है। इनका प्रारंभ 80 के दशक से हुआ। और अब कोई भी व्यक्ति या संस्था जो कि उस घटना विशेष से संबंधित हो या ना भी हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति या संस्था इस प्रकार की याचिका न्यायालय में दायर कर सकता है। शर्त यह है कि ऐसी याचिकाओं में बहुत बड़े वर्ग का हित जुड़ा होना चाहिए। इन याचिकाओं को जनहित याचिका कहा जाता है। वर्तमान समय में ये याचिकाएं बहुत अधिक दायर की जाती हैं। पर्यावरण से संबंधित, मान लीजिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो हम और आप इसके संबंध में याचिका न्यायालय में दायर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रोड बन रही है, उसमें बहुत घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत बड़ी जनता का इसमें हित जुड़ा है, तो आप इससे रिलेटेड याचिका दायर कर सकते हैं। बंधुआ मजदूरों से संबंधित, महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित, स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार से संबंधित या किसी भी क्षेत्र से याचिकाएं संबंधित हो सकती हैं, बशर्ते इसमें जनता के एक बहुत बड़े वर्ग का हित जुड़ा होना चाहिए, है ना। ऐसी याचिकाओं को क्या कहा जाता है? जनहित याचिका कहा जाता है। जनहित याचिका के कारण लोकस स्टैंडी के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है, या हम बात करें लोकस स्टैंडी का जो सिद्धांत है वो कमजोर हुआ। लोकस स्टैंडी सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता था कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। मतलब जिस व्यक्ति का उत्पीड़न हुआ है वही व्यक्ति केवल याचिका दायर कर सकता है।
तो जनहित याचिकाओं ने लोकस स्टेंडी के सिद्धांत को कमजोर किया है। जनहित याचिका में कोई भी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है, चाहे वो पीड़ित हो या ना हो, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की याचिकाएं दायर कर सकता है। तो ये कहलाती है जनहित याचिका। अब हम देखेंगे अगले टॉपिक में कि ये परंपरागत न्यायिक व्यवस्था से भिन्न कैसे है। ठीक है, तो परंपरागत न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत पहला पॉइंट हम लेते हैं कि पीड़ित व्यक्ति ही याचिका दायर कर सकता था। मतलब अगर आप उस घटना से संबंधित हैं, आपका उत्पीड़न हुआ है, तो ही आप याचिका दायर कर सकते हैं। जबकि जनहित याचिका में यह आवश्यक नहीं है कि आपका प्रत्यक्ष रूप से उस वाद से कोई संबंध हो, आपका उससे उस केस से कोई संबंध नहीं भी है तो भी आप याचिका दायर कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो परंपरागत न्यायिक व्यवस्था में पीड़ित व्यक्ति को स्वयं ये सिद्ध करना होता था कि उसका उत्पीड़न हुआ है, जबकि जनहित याचिकाओं में उस व्यक्ति को ये सिद्ध करने के लिए अब न्यायालय उसका साथ देता है, सहयोग करता है। तीसरा कि जो परंपरागत न्यायिक व्यवस्था थी उसमें विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता था, फिर जाके कोई केस दायर हो पाता था। जनहित याचिकाओं में औपचारिकताएं लगभग समाप्त कर दी गई हैं। अब अगर आप एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी न्यायालय को किसी घटना का संज्ञान देते हैं तो न्यायालय उस पोस्ट कार्ड को ही याचिका के रूप में स्वीकार कर सकता है, और ऐसा हुआ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यूज चैनल के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से या पोस्ट कार्ड के माध्यम से, एक 50 पैसे का जो पोस्ट कार्ड आता है उसके माध्यम से याचिकाएं स्वीकार की हैं, उन पर सुनवाई भी की है ना। तो इस रूप में हम देखें तो परंपरागत न्यायिक व्यवस्था से इस रूप में ये भिन्न है। अगले पॉइंट में हम देख रहे हैं जनहित से जुड़े मुद्दे, यानी कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मुद्दे जुड़े होते हैं इसमें बंधुआ मजदूरों से संबंधित मुद्दे, महिला उत्पीड़न से संबंधित मामले, जेल में जो कैदी बंद हैं इनसे संबंधित मामले कि जेल में भाई इनके मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या विलंब हो रहा है इनकी सुनवाई में, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मामले, लोक निर्माण में भ्रष्टाचार से संबंधित मामले, लोक निर्माण मतलब जो सरकारी कार्य होते हैं इनसे संबंधित जो मामले हैं। तो ये ऐसे कुछ प्रमुख मामले हैं जिनके संबंध में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। इसके अलावा भी बहुत मामले हैं, जैसे बाल शोषण से संबंधित मामले, यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले, है ना। तो विभिन्न प्रकार के मामले हैं जिनके संबंध में आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये तो थे जनहित से जुड़े मामले। अगला पॉइंट है जनहित याचिका का लाभ क्या है, क्या लाभ हुए हैं जनहित याचिकाओं के आने के बाद। तो सबसे पहला तो वंचित वर्गों को लाभ प्राप्त हुआ है ना। जो वंचित वर्ग थे, कमजोर वर्ग थे, इन याचिकाओं के माध्यम से उनके संकटों को दूर किया गया है। जैसे बलात्कार से पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको न्याय मिला है, जो जेल में बंद बच्चे हैं, कैदी हैं, उनको न्याय मिला है। अशिक्षित वर्गों के लोग जो कि स्वयं जिन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, जिन्हें न्यायालय की जटिल प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, जिन्हें न्याय व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, उन्हें न्याय प्राप्त हुआ है। साथ ही अगर हम बात करें तो पर्यावरण व भ्रष्टाचार को भी इसमें शामिल करके एक बहुत बड़े वर्ग को लाभ पहुंचाया गया है। अब पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं, तो जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं,
ऐसे प्रोजेक्ट को रोका गया है। अभी आप देखें, उड़ीसा के पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा था, उस प्रोजेक्ट को न्यायालय ने रोक लगा दी। तो ये भी जनहित याचिका के माध्यम से हुआ, है ना। जो समलैंगिक लोग हैं उनको जो उनके अधिकार प्राप्त हुए, तो एक फाउंडेशन था, एक एनजीओ था, उसने जनहित याचिका दायर की थी और उस जनहित याचिका की सुनवाई के बाद न्यायालय ने समलैंगिक लोगों को उनके अधिकार प्रदान किए। तो जनहित याचिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम बात करें जनहित याचिकाओं का बहुत लाभ है। जो ऐसे लोग जो स्वयं न्याय पाने में असक्षम हैं, जो स्वयं न्यायालय तक नहीं जा पाते हैं, जिनकी आवाज न्यायालय तक नहीं जा पाती है, ऐसे लोगों की आवाज बनने का कार्य जनहित याचिका करती हैं। ऐसे लोगों के लिए एक सशक्त माध्यम जनहित याचिका न्याय प्राप्त करने का। ठीक है, तो ये तो जनहित याचिकाओं के लाभ। अब हम देखेंगे जनहित याचिकाओं से संबंधित क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि लाभ तो हैं पर कहीं इनका मिसयूज ना हो, तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहली सावधानी यही है कि ये देखा जाना चाहिए कि जो व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर रहा है कहीं निजी स्वार्थ की पूर्ति तो नहीं कर रहा। जनहित याचिकाओं का सहारा लेकर वो कहीं अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति ना कर रहा हो, अपनी दुश्मनी ना निकाल रहा हो कि भाई जो कंपनी है उससे उसकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो तो उसके विरुद्ध उसने जनहित याचिका लगा दी हो, या कोई व्यक्ति है उससे उसकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो या कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता हो इसलिए जनहित याचिका लगा दी हो। तो हमें ये देखना चाहिए सबसे पहले कि जनहित याचिकाओं का सहारा लेकर कोई व्यक्ति निजी स्वार्थों की पूर्ति ना कर सके। दूसरी सावधानी ये रखना चाहिए कि भाई याचिकाकर्ता किसी के प्रति द्वेष के कारण तो ऐसी याचिका दायर नहीं कर रहा है कि किसी व्यक्ति, किसी सरकार या किसी संस्था के प्रति द्वेष रखकर ऐसी याचिका दायर ना कर सके। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी ये होना चाहिए कि याचिका से संबंधित जो तथ्य हैं वो विश्वसनीय हैं या नहीं, इसकी पहले पर्याप्त जांच की जानी चाहिए और उसके बाद ही जनहित याचिकाएं स्वीकार की जानी चाहिए। अगर ये उपरोक्त सावधानियां रखी जाएंगी तो जनहित याचिकाओं का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा, तो आम जनता को उनका अधिकार मिलेगा और न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत को अधिक मजबूती प्राप्त होगी। तो ये तो हमने देखी जनहित याचिका की फ्रेमिंग कि हम जनहित याचिका के संबंध में जब पढ़ेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले भूमिका, फिर ये न्यायिक व्यवस्था परंपरागत न्यायिक व्यवस्था से कैसे भिन्न है, फिर जनहित से जुड़े हुए कौन कौन से मुद्दे हैं, फिर जनहित याचिका के क्या क्या लाभ हैं और इनसे संबंधित क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले भूमिका में आते हैं। तो जनहित याचिका एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से न्यायालय में जनहित के किसी विषय को ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं के द्वारा लाया जाता है जो स्वयं उससे संबंधित ना हो। ठीक है, इसी में हमने आपको बताया कि जनहित याचिका ने लोकस स्टेंडी के सिद्धांत को कमजोर किया है, जिसके अंतर्गत यह माना जाता था कि पीड़ित व्यक्ति को ही सुनवाई का अधिकार होता है, अन्य कोई व्यक्ति सुनवाई के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता है। केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके साथ उत्पीड़न हुआ हो, जिसका कोई नुकसान हुआ हो, वही व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 80 के दशक में जनहित याचिकाओं को प्रोत्साहित किया और इसको प्रोत्साहित करने के लिए परंपरागत न्यायिक व्यवस्था के कई नियमों को बदला, है ना। जो परंपरागत न्यायिक व्यवस्था में जो नियम चलते थे, ऐसे कई नियमों को
न्यायालय के द्वारा बदला गया। उससे कौन कौन से नियम थे? तो पहला नियम कि परंपरागत व्यवस्था में मुकदमा केवल वही व्यक्ति कर सकता था जिसे कोई क्षति पहुंची हो, जिसका कुछ नुकसान हुआ हो। अन्य कोई व्यक्ति उसके बिहाफ पर ऐसी याचिका दायर नहीं कर सकता था। किंतु वर्तमान में कोई भी व्यक्ति या संस्था, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उससे जुड़ा हो, चाहे उस केस से वो ना जुड़ा हो, जैसी कोई भी व्यक्ति या संस्था सामाजिक हित से जुड़े मामलों को न्यायालय में उठा सकता है ना। मतलब अब आपको उस केस से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने या स्वयं पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई जब तक हम पीड़ित नहीं होंगे हम केस नहीं उठा सकते हैं। तो आपको स्वयं प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है, आप इस प्रकार का मामला न्यायालय में उठा सकते हैं। दूसरा क्या परिवर्तन किया साहब? तो दूसरा परिवर्तन था कि परंपरागत न्यायिक व्यवस्था में यह प्रावधान था कि पीड़ित व्यक्ति को ही यह सिद्ध करना होता था कि उसका उत्पीड़न किया गया है। कि जैसे आपका उत्पीड़न है, आपके साथ किसी ने धोखा किया, छल किया, मारपीट हुई, कुछ भी हुआ, तो ये आपको ही सिद्ध करना होता था। न्यायालय इसमें आपका कोई सहयोग नहीं करता था। पीड़ित व्यक्ति को ही ये सिद्ध करना होता था कि उसके साथ उत्पीड़न हुआ है। लेकिन अब वर्तमान में न्यायालय पीड़ित व्यक्ति की सहायता करता है। कैसे? न्यायालय के द्वारा उसे अधिवक्ता दिया जाता है, न्यायिक अधिकारी उपलब्ध कराए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के सबूत इकट्ठा करने के लिए लोगों को बुलवाया जाता है। अलग अलग प्रकार से न्यायालय क्या करता है? पीड़ित व्यक्ति की सहायता करता है कि वो ये सिद्ध कर पाए कि उसका उत्पीड़न हुआ है। तीसरा जो परिवर्तन हुआ है, परंपरागत न्यायिक व्यवस्था में याचिका दायर करने के लिए विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करना होता था। बहुत सारी औपचारिकताएं हुआ करती थी, बहुत सारा पेपर वर्क हुआ करता था, विभिन्न प्रकार के नियम होते थे। लेकिन अब वर्तमान में ये सारी औपचारिकताएं समाप्त कर दी गई। अब तो पीड़ित व्यक्ति के द्वारा भेजा गया पोस्ट कार्ड ही याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया था। आप एक जो पोस्ट कार्ड आता है जिससे आप चिट्ठी पत्री लिखते हैं, अगर वो पोस्ट कार्ड ही आप भेज दें न्यायालय, और न्यायालय को ऐसा लगता है कि हाँ इसमें जनहित या बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का हित जुड़ा हुआ है, तो न्यायालय उसी को याचिका के रूप में स्वीकार कर लेता है ना। तो अब परंपरागत जितनी चीजें थी, परंपरागत चीजों को अब परंपरागत न्यायिक व्यवस्था को परिवर्तित किया है, आधुनिक चीजों को सम्मिलित किया है। ठीक है, तो ये थे कुछ बदलाव जो परंपरागत न्यायिक व्यवस्था में किए गए और नए नियम लागू किए गए। अब जनहित से जुड़े मामले कौन से होते हैं? तो जनहित से जुड़े मामले ऐसे मामले होते हैं जिससे जनता का एक बहुत बड़े वर्ग का हित जुड़ा हुआ होता है। कौन कौन से ऐसे मामले हैं? तो वही बंधुआ मजदूरों से संबंधित मामले। भाई अगर बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही, बंधुआ मजदूरी क्या होती? जबरदस्ती बलपूर्वक श्रम कराना, ये क्या कहलाता है? बंधुआ मजदूरी कहलाती है। आज भी उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड जैसे इलाके में आज भी किसी किसी स्थान पर बंधुआ मजदूरी के मामले देखने को मिल जाते हैं। तो बंधुआ मजदूरी से जुड़े हुए जो मामले होते हैं ये जनहित मामलों के अंतर्गत आते हैं। महिला उत्पीड़न, महिलाओं का घर में जो उत्पीड़न होता है, कार्यस्थल पर जो उत्पीड़न होता है ना। हालांकि घर पर पुरुषों का ज़्यादा उत्पीड़न होता है, इस लॉकडाउन में पुरुष समझ भी गए होंगे, है ना। पर कहा ऐसा जाता है कि घर में महिलाओं का उत्पीड़न होता है।
चलिए ये बात दिमाग में मत लाइएगा। तो महिला उत्पीड़न से संबंधित मामले, जेल में बंद कैदियों से संबंधित मामले, जो कैदी हैं, कई लोग तो सुनवाई, उनका अंतिम निर्णय ही नहीं आता है, वो 4-4 5-5 साल से जेल में बंद हैं वो बेचारे। तो न्यायिक व्यवस्था में जो विलंब हो रहा है, इन सब से जुड़े जो मामले होते हैं, जेल में जो कैदियों का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसे मामले भी जनहित मामलों के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मामले, नदियों का जो बहुत बड़ी मात्रा में उत्खनन हो रहा है, रेत उत्खनन करके नदियों की नदियां समाप्त कर दी गई। अब नदी तो स्वयं जाएगी नहीं न्यायालय, तो इसके लिए व्यक्ति जा सकता है। तो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मामले भी जनहित मामलों के अंतर्गत आते हैं। लोक निर्माण, लोक निर्माण यानी सरकारी कार्यों में जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं, ये भी जनहित मामलों के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ अन्य भी बहुत मामले हैं, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र में मामले, या जो शासकीय बीमा से संबंधित मामले, शेयर बाजार से संबंधित मामले, यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले, समलैंगिक लोगों से संबंधित मामले, बुजुर्गों से संबंधित मामले, विधवाओं से संबंधित मामले, ये सभी मामले जनहित याचिकाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक यहाँ जो हमने कि भाई जनहित याचिकाओं का योगदान क्या है, लाभ क्या क्या हुआ है, जनहित याचिकाओं से क्या क्या लाभ हुआ है। तो सबसे पहला लाभ यही कह सकते हैं साहब कि न्यायालय में जनहित याचिकाओं के माध्यम से कई वंचित वर्गों के संकटों को दूर किया है, जिसमें महिलाओं के बलात्कार से संबंधित मामले, जो महिलाओं पे एसिड फेंक दिए जाते हैं, उनसे संबंधित मामलों में न्याय प्राप्त हुआ है। समलैंगिक लोगों को न्याय प्राप्त हुआ है। लोक निर्माण के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनमें लोगों को न्याय प्राप्त हुआ है, ऐसे भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। विभिन्न शासकीय जो आयोग हैं या संगठन हैं, इनके द्वारा जो मनमानी की जाती है, इन मनमानियों पर रोक लगी है। न्यायालय ने विभिन्न आदेश जारी करके इन भ्रष्टाचारों को रोका है। जेल में जो कई वर्षों से कैद थे, उन कैदियों को न्याय प्राप्त हुआ है। जो अशिक्षित वर्ग के लोग थे, उनको उनके अधिकार प्राप्त हुए हैं। ट्राइबल्स एरिया जो हैं, आदिवासी इलाके जो हैं, उनको उनके अधिकार प्राप्त हुए हैं। वहाँ पे सड़क, बिजली, पानी, ये जो बेसिक नीड्स हैं, इनको पहुँचाया गया है। ऐसी विधवा महिलाएं, ऐसी बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, जनहित याचिकाओं के माध्यम से उनकी अधिकारों की लड़ाई लड़ी गई है, उनको लाभ मिला है। तो कुल मिला के जनहित याचिकाओं ने न्यायालय को अधिक सुलभ बनाया है, या मैं एक नया शब्द यहाँ देना चाहूँगा, न्यायिक समावेशन की प्रक्रिया बढ़ाई। न्यायिक समावेशन मतलब ऐसे लोग जो न्याय व्यवस्था से बाहर थे, न्याय व्यवस्था की पहुँच से बाहर थे, उन तक न्याय व्यवस्था की पहुँच हुई है, सुलभ हुई है। ये न्यायिक समावेशन है। जैसे वित्तीय समावेशन शब्द आप लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, वित्तीय समावेशन यानी वित्तीय सेवाओं से जो व्यक्ति दूर हैं, उन व्यक्तियों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना, वित्तीय समावेशन। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जो न्याय से दूर हैं, न्यायिक सेवाओं से दूर हैं, उन तक न्यायिक सेवाएं पहुंचाना न्यायिक समावेशन कहलाता है। इस शब्द को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ नोट्स में वो लिखा हुआ नहीं है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक या दो लाइन में जो उत्तर लिखने को आता है, उसमें ये प्रश्न आ सकता है कि न्यायिक समावेशन से क्या आशय है ना। तो ये कुछ लाभ जनहित याचिकाओं के माध्यम से हुए हैं। अब देखें लास्ट की भाई इनसे संबंधित क्या, जनहित याचिकाओं से संबंधित क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए। ताकि जनहित याचिकाओं का लाभ समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को प्राप्त हो सके। तो पहली सावधानी यही है कि जनहित याचिकाओं का सहारा लेकर कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ की पूर्ति ना कर सके।
इस बात को देखा जाना चाहिए। दूसरा, याचिकाकर्ता किसी के प्रति द्वेष से ऐसी याचिका दायर ना कर सके कि कोई व्यक्ति अपना निजी द्वेष निकालना चाहता हो किसी से, तो ये देखा जाना चाहिए कहीं वो ऐसा तो नहीं कि अपना निजी द्वेष निकालने के लिए ऐसी याचिका दायर कर रहा हो, है ना। तीसरा, याचिका से संबंधित तथ्य, यानी जो याचिका में जो तथ्य दिए गए हैं, जो फैक्ट दिए गए हैं, वो फैक्ट सही है कि नहीं, विश्वसनीय है कि नहीं, इसकी पर्याप्त जांच होनी चाहिए। तो जांच में अगर वो तथ्य सही पाए जाते हैं तो ही जनहित याचिकाएं स्वीकार की जानी चाहिए, अन्यथा नहीं। क्योंकि कई बार जनहित याचिकाओं की आलोचना में यह भी कहा जाता है कि जनहित याचिकाओं ने न्यायालय का भार बहुत अधिक बढ़ा दिया है। न्यायालय में करोड़ों की संख्या में अभी कई केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में नई जनहित याचिकाओं को लेना किसी भी रूप में तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि न्याय में किया गया विलंब भी अन्याय की श्रेणी में आता है। तो जनहित याचिका अगर ली जा रही हैं, स्वीकार की जा रही हैं, तो अनिवार्य रूप से ये सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि पहले ही हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था के पास कार्य बहुत हैं, कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। उस मात्रा में हमारे यहाँ न्यायाधीश नहीं है, उस मात्रा में हमारे यहाँ कार्य करने का समय नहीं है, तो समय बहुत कम है, केस ज़्यादा है ना। तो ऐसी स्थिति में केवल वही जनहित याचिकाएं ले जाएं जो कि जिनसे जनता का बहुत बड़ा वर्ग का हित जुड़ा हो और जिन पर सुनवाई करना अति आवश्यक हो। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने देखा जनहित याचिकाएं, है ना, कि जनहित याचिकाएं या लोकहितवाद क्या होते हैं। ठीक है, भूमिका में हमने देखा कि जनहित याचिकाएं या लोकहितवाद होते क्या हैं। फिर देखा कि परंपरागत न्यायिक व्यवस्था से भिन्न कैसे हैं। फिर हमने देखे कि जनहित से जुड़े हुए मुद्दे, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो जनहित से जुड़े हुए होते हैं। फिर देखा कि जनहित याचिकाओं के लाभ क्या क्या हैं साहब, है ना। फिर देखा कि इनसे संबंधित क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में मुझसे कुछ छात्रों ने ये पूछा था कि सर इससे प्रश्न कैसे बनते हैं, तो मैं अब हर वीडियो के एंड में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप पेन कागज लेके वो प्रश्न लिखिए। जैसे कि जनहित याचिका है, लोकहितवाद से संबंधित टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं कि जनहित याचिका को स्पष्ट करते हुए यह बतलाएं कि ये परंपरागत न्यायिक व्यवस्था से भिन्न कैसे है, ये एक प्रश्न बन सकता है। दूसरा सीधा प्रश्न बन सकता है कि जनहित याचिका की अवधारणा को स्पष्ट करें। तीसरा, जनहित याचिका को स्पष्ट करते हुए जनहित याचिका के लाभों का वर्णन करें। चौथा, जनहित याचिका को स्पष्ट करते हुए जनहित याचिका के संबंध में क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, इनका वर्णन करें। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो बन सकते हैं। एक या दो लाइन में जो लिखने को आते हैं उनमें सीधा प्रश्न बन सकता है कि भाई जनहित याचिका क्या है या लोकहितवाद क्या है, लोकस स्टैंडी सिद्धांत क्या है, न्यायिक समावेशन से क्या आशय है, जनहित याचिका के 3 लाभ बताएं, जनहित याचिका कौन व्यक्ति दायर कर सकता है। तो इस प्रकार के एक या दो पंक्ति में उत्तर लिखने को आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है, उस कमेंट्स बॉक्स में आप अपने डाउट्स कमेंट्स कर दीजिए। मैं अगले वीडियो में पहले आपके वो डाउट्स दूर करूंगा, उसके बाद फिर अगला टॉपिक
पढ़ाऊँगा। तो इसी प्रकार डेली हम पॉलिटी का एक टॉपिक लेंगे और उससे संबंधित चर्चा करेंगे। पहले मैं उसको पूरा टॉपिक आपको समझाऊंगा और फिर उससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को बताऊंगा कि 3 अंकों के किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, 6 अंकों के किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, लॉन्ग प्रश्न कैसा बन सकता है, ये सब मैं उसी समय बताऊंगा। ठीक है, तो आज हमने देखा जनहित याचिका या लोकहित वाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसी यूनिट का अगला टॉपिक उठाऊंगा जो कि इसी यूनिट से संबंधित होगा। तो हम यूनिट बाई यूनिट इसको कंप्लीट करेंगे। पहले इस यूनिट से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस उनको लिया जाएगा इसमें, और फिर उसके बाद अगली यूनिट हम उठाएंगे। धन्यवाद।